दोस्तों, आज की कहानी डेविड नाम के एक ऐसे वेदर ऑफिसर की है जो अपनी जिंदगी बदलने एक वीरान टापू पर जाता है। पर वहां उसका सामना प्रकृति के एक ऐसे खौफनाक और अनकहे सच से होता है जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। कहानी की शुरुआत होती है साउथ अटलांटिक ओशन के बीचों बीच तैरते एक खोजी जहाज से। इस शिप पर डेविड नाम का एक नौजवान वेदर ऑफिसर सवार था। सरकार ने डेविड को 1 साल के लिए समंदर के बीच बने एक बेहद सुदूर और अनजान आइलैंड पर भेजा था ताकि वो वहां के बदलते मौसम का ऑब्जर्वेशन कर सके और डेटा कलेक्ट कर सके। डेविड को साल भर का राशन और जरूरत का सारा सामान दे दिया गया था। कई दिनों के लंबे और थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार वे उस आइलैंड पर पहुंचते हैं। छोटी बोट के जरिए जब पूरी टीम किनारे पर उतरती है तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां एक परिंदा भी उड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। आइलैंड पर सिर्फ एक पुराना लाइट हाउस और एक छोटा सा लकड़ी का घर बना हुआ था। नियम के मुताबिक पिछले साल से रह रहे वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी और उसे इसी जहाज से वापस जाना था और उसकी जगह डेविड को चार्ज लेना था। लेकिन जैसे ही कैप्टन और डेविड उस घर के अंदर कदम रखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। अंदर किसी इंसान का नामो निशान नहीं था और पुराने ऑफिसर रॉबर्ट का सारा सामान कमरे में अजीब तरीके से यहाँ वहां बिखरा पड़ा था। रॉबर्ट को ना पाकर कैप्टन और डेविड को शक होता है कि शायद वो पास ही बने ऊंचे लाइट हाउस में हो सकता है। वे बिना वक्त गंवाए लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एक बेहद अजीब नजारा दिखता है। पूरे लाइट हाउस के चारों तरफ लोहे और मजबूत लकड़ी के नुकीले घेरे बनाए गए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर किलेबंदी की हो ताकि कोई भी ताकत अंदर न घुस सके। कैप्टन कई बार दरवाजा नॉक करता है पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वे जोर से धक्का देकर दरवाजा तोड़ते हैं और अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर उन्हें ग्रूनर नाम का एक बेहद अजीब, रूखा और डरावना आदमी मिलता है जो लाइट हाउस का कीपर था। जब कैप्टन उससे पुराने ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछता है तो ग्रूनर ठंडे लहजे में कहता है, वो मर चुका है। वो एक दिन समंदर की तरफ गया और दोबारा कभी लौटकर वापस नहीं आया। ये सुनकर कैप्टन सहम जाता है। वो डेविड के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, डेविड, ये जगह मुझे सेफ नहीं लग रही। तुम चाहो तो हमारे साथ अभी इसी वक्त वापस शिप पर चल सकते हो। लेकिन डेविड मोटी रकम और अपने फर्ज के खातिर वापस जाने से साफ इनकार कर देता है। कैप्टन मजबूरी में डेविड को उसकी सुरक्षा के लिए एक राइफल यानी गन देता है और पूरी टीम डेविड को अकेले उस वीरान टापू पर छोड़कर 1 साल बाद आने का वादा करके वापस लौट जाती है। जहाज के जाते ही डेविड उस सुनसान घर को थोड़ा समेटता है और रहने लायक बनाता है। रात का घना अंधेरा छाने पर घर की दराजों को चेक करते वक्त डेविड के हाथ एक पुरानी डायरी लगती है। ये डायरी उसी लापता ऑफिसर रॉबर्ट की थी। डेविड जैसे ही डायरी के पन्ने पलटता है, उसके अंदर आइलैंड के बारे में कुछ बेहद चौंकाने वाली बातें लिखी थी। डायरी में समंदर से निकलने वाले कुछ मिस्टीरियस क्रीचर्स यानी रहस्यमयी जीवों का जिक्र था और साथ ही इंसानी हाथ से बने कुछ अजीबोगरीब आदमखोर मॉन्स्टर्स के स्केचेस भी खिंचे हुए थे। डायरी के एक पन्ने पर रॉबर्ट की खूबसूरत पत्नी की तस्वीर भी चिपकी हुई थी। डेविड को लगता है कि रॉबर्ट यहाँ 1 साल अकेले रहकर शायद पागल हो गया होगा और टाइम पास के लिए ये डरावने चित्र बनाए होंगे। वो डायरी पढ़ते पढ़ते वहीं सो जाता है। अगली सुबह जब डेविड समंदर के किनारे वेदर डेटा कलेक्ट करने जाता है तो चट्टानों के बीच उसकी नजर पड़ती है। वहां किसी ने बहुत ही अजीब और रहस्यमयी पैटर्न में पत्थरों को गोल घेरे में सजाया था और उनके बीच में समुद्री शंख रखे थे। डेविड सोचता है कि ये सब शायद उस सन की बुढ़े ग्रूनर की हरकत होगी। जब वो अपनी दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखता है तो उसे ग्रूनर के पास एक और परछाई दिखाई देती है जो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। डेविड इसे अपना वहम मानकर दोबारा काम में लग जाता है। आखिरकार वो रात आती है जिसका डर रॉबर्ट की डायरी में साफ छपा था। डेविड रात के सन्नाटे में टेबल पर बैठकर अपनी रिपोर्ट लिख रहा था। तभी अचानक उसके घर के मजबूत लकड़ी के दरवाजे पर एक तेज नॉक होता है। डेविड को लगता है कि शायद इस तूफानी रात में ग्रूनर उससे कुछ मांगने आया होगा। वो जोर से पुकारता है, ग्रूनर, तुम हो क्या? लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आती, सिर्फ हवाओं का सन्नाटा गूंजता है। डेविड हाथ में तेल का लैंप उठाता है और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तभी उसके कानों में इंसानों जैसी नहीं बल्कि किसी जानवर जैसी अजीब और घिनौनी फुसफुसाहट सुनाई देती है। तभी अचानक डेविड की नजर नीचे फर्श पर पड़ती है और डर के मारे उसका पूरा बदन सुन्न हो जाता है।
दरवाजे के नीचे बने पतले से गैप से एक अजीबोगरीब नीले रंग का झिल्लीदार और नुकीले नाखूनों वाला हाथ रेंगता हुआ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो किसी भी कोण से किसी इंसान का हाथ नहीं था। डेविड खौफ से चीख पड़ता है और अपनी जान बचाने के लिए भागकर नीचे बेसमेंट के तहखाने में छिप जाता है। कुछ ही सेकंड में वो रहस्यमयी आदमखोर जीव दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो जाता है। वो अजीब तरीके से सांसें लेता हुआ पूरे घर में डेविड को ढूंढ रहा था। डेविड बेसमेंट के फर्श की एक छोटी सी दरार से ऊपर देख रहा था। तभी अचानक उस खूंखार जीव की पीली डरावनी आंख सीधे उस दरार पर टिक जाती है। उसने डेविड को देख लिया था। वो जीव पागलों की तरह फर्श को फाड़कर डेविड को दबोचने के लिए अपना हाथ नीचे डालता है। डेविड आखिरी हिम्मत समेटता है, अपनी जेब से एक धारदार नाकू निकालता है और पूरी ताकत से सीधे उस जीव की आंख में घोंप देता है। वो मॉन्स्टर दर्द से कराहता हुआ चीख मारता है और तुरंत घर से बाहर भाग जाता है। डेविड पूरी रात खौफ के मारे बेसमेंट में कांपते हुए गुजारता है। उसे समझ आ गया था कि रॉबर्ट की डायरी का वो एक एक शब्द 100% सच था। अगली सुबह जब वो बाहर आता है तो रेत पर समंदर की तरफ जाते उन जीवों के पैरों के निशान मिलते हैं। डेविड समझ जाता है कि ये अकेले रहने की जगह नहीं है और वो अपनी राइफल उठाकर पागलों की तरह सीधे ग्रूनर के लाइट हाउस की तरफ दौड़ पड़ता है और चिल्लाता है, ग्रूनर, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो, बाहर बहुत बड़ा खतरा है। पर ग्रूनर लाइट हाउस की खिड़की से ठंडी निगाहों से उसे देखता है और दरवाजा खोलने से साफ मना कर देता है। सन की बुढ़े ग्रूनर द्वारा लाइट हाउस का दरवाजा बंद कर दिए जाने और ऊपर से पानी फेंककर भगाए जाने के बाद डेविड पूरी तरह निराश होकर अपने टूटे हुए घर लौट आता है। अब उसे समझ आ गया था कि सरवाइव करने के लिए जो कुछ भी करना है खुद के दम पर ही करना होगा। वो बिना वक्त गंवाए कुल्हाड़ी उठाता है और घर की हर एक खिड़की और दरवाजे पर मजबूत लकड़ियां ठोककर उन्हें पूरी तरह सील कर देता है। घर के चारों तरफ नुकीली लकड़ियों का घेरा बनाता है और मेन गेट के बाहर पुराने कागज और किताबों का ढेर लगाकर उन पर तेल छिड़क देता है ताकि आग से उन जीवों को डरा सके। खुशकिस्मती से उसे घर के एक पुराने बॉक्स में एक लोडेड राइफल और ढेर सारी बुलेट्स मिल जाती हैं, जिससे उसके अंदर जिंदा रहने की उम्मीद जाग उठती है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, डेविड की धड़कनें तेज होने लगती हैं। रात का घना अंधेरा छाते ही जब डेविड खिड़की के एक छोटे से छेद से समंदर की तरफ देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समंदर के काले पानी को चीरते हुए इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि दर्जनों आदमखोर क्रीचर्स की फौज सीधे उसके घर की तरफ बढ़ रही थी। पलक झपकते ही वो सारे मॉन्स्टर्स डेविड के घर को घेर लेते हैं और पागलों की तरह दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। डेविड अपनी गन उठाता है और अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर देता है। कई क्रीचर्स तड़पकर वहीं ढेर हो जाते हैं। डेविड को लगा था कि गोलियों की आवाज से वे डरकर भाग जाएंगे, लेकिन अपने साथियों की लाशें देखकर उनका गुस्सा और बढ़ जाता है और वे और हिंसक तरीके से अंदर घुसने लगते हैं। अब डेविड अपना प्लान बी अपनाता है और खिड़की से जलती हुई माचिस सीधे बाहर रखे तेल से भीगे कागजों पर फेंक देता है। देखते ही देखते घर के बाहर आग की ऊंची लपटें उठने लगती हैं। आग को देखकर वे क्रीचर्स डर के मारे वापस समंदर में भाग जाते हैं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वही आग धीरे धीरे डेविड के लकड़ी के घर को अपनी चपेट में ले लेती है। पूरा दरवाजा धधकने लगता है। डेविड अपनी जान बचाने के लिए खुद को एक गीली चादर में लपेटता है और जलते हुए घर से बाहर भागकर लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाता है। क्रीचर से लड़ते वक्त डेविड के हाथ में भी एक गहरा जख्म आ गया था। तभी आसमान से तेज बारिश शुरू हो जाती है जो आग को बुझा देती है। लेकिन अगली सुबह तक डेविड का घर पूरी तरह जलकर राख के ढेर में बदल चुका था। अब उसके पास सिवाय लाइट हाउस में पनाह लेने के कोई और रास्ता नहीं बचा था। घर उजड़ जाने के बाद डेविड अपनी राइफल संभालता है और लाइट हाउस के पत्थरों के बीच छिपकर ग्रूनर के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। दोपहर के वक्त जब ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस का मजबूत दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो डेविड दबे पांव उसके पीछे बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक पत्थरों के पीछे छुपा एक अजीब सा क्रीचर डेविड पर झपट पड़ता है। डेविड अपनी पूरी ताकत लगाकर उस क्रीचर को दबोच लेता है और अपनी गन सीधे उसकी खोपड़ी पर तान देता है। दरअसल वो क्रीचर ग्रूनर पर हमला नहीं करने आई थी, बल्कि वो ग्रूनर की रक्षक थी। जैसे ही डेविड ट्रिगर दबाने वाला होता है, ग्रूनर घबराकर चीखता है, रुक जाओ डेविड, इसे गोली मत मारना, ये मेरी पालतू है। मौके का फायदा उठाकर डेविड ग्रूनर के सामने एक सख्त शर्त रखता है कि अगर तुम अपनी इस पालतू को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे इस लाइट हाउस के अंदर रहने की जगह दो, क्योंकि मेरे पास ढेर सारा राशन और गन पाउडर है जो तुम्हारे काम आएगा। अपनी इस पालतू जीव की जान बचाने के लिए ग्रूनर मजबूरी में डेविड की शर्त मान लेता है। शाम होने से पहले दोनों सारा सामान समेटकर लाइट हाउस के अंदर आ जाते हैं।
अगली सुबह जब डेविड की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो फीमेल क्रीचर चुपचाप उसके जख्मी हाथ को चाट रही थी। और कमाल की बात ये थी कि उसके चाटने की वजह से डेविड का हाथ जादू की तरह पूरी तरह ठीक हो चुका था। इस चमत्कार को देखकर डेविड हैरान रह जाता है। वो इस जादुई क्रीचर के बारे में ग्रूनर से और जानना चाहता था ताकि इस राज को पूरी दुनिया के सामने लाकर वे दोनों बहुत सारा पैसा और नाम कमा सकें। लेकिन ग्रूनर चिल्लाकर कहता है, मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए डेविड, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे लिए ये आइलैंड ही मेरी सल्तनत है और मैं यहाँ का इकलौता बादशाह हूँ। ग्रूनर ने आइलैंड के कई पत्थरों पर लिख रखा था कि वो यहाँ का किंग है। जब डेविड पूछता है कि ये क्रीचर तुम्हारी गुलाम कैसे बनी, तो ग्रूनर बताता है कि सालों पहले ये छोटी सी बच्ची थी और गलती से मेरे मछली पकड़ने वाले जाल में फंस गई थी। मैंने इसकी जान बचाई, जिसके बाद ये हमेशा के लिए मेरे साथ रहने लगी। लेकिन ग्रूनर एक बेहद क्रूर और सख्त इंसान था। वो उस बेबस फीमेल क्रीचर को तड़पाता था और हर रात उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध यानी फिजिकल रिलेशन बनाता था। ग्रूनर बताता है कि एक बार इसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, तो मैंने इसे ऐसी बेरहम सजा दी कि ये खुद को मेरी गुलाम समझने लगी। अब डेविड को समझ आता है कि हर रात समंदर से सैकड़ों क्रीचर्स लाइट हाउस पर हमला क्यों करते हैं। वे इंसानों के दुश्मन नहीं थे, वे तो बस हर रात अपनी इस साथी को ग्रूनर के चंगुल से आजाद कराने के लिए समंदर से बाहर आते थे। क्योंकि वे सूरज की तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उससे उनकी स्किन जल जाती है, इसीलिए वे सिर्फ रात के अंधेरे में ही हमला कर पाते हैं। इस घिनौने सच को जानने के बाद डेविड का दिल उस फीमेल क्रीचर के लिए पिघल जाता है जिसका नाम उसने एनारिस रखा था। अब डेविड यहाँ एक पल नहीं रुकना चाहता था, पर आजादी अभी मीलों दूर थी। शाम होते ही ग्रूनर डेविड को एक गन थमाता है और कहता है, तैयार हो जाओ, वे आ रहे हैं। वे लाइट हाउस की बड़ी लाइट ऑन करते हैं और देखते हैं कि समंदर के सीने को चीरती हुई क्रीचर्स की एक बहुत बड़ी फौज लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। ग्रूनर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन डेविड खौफ के मारे कांपने लगता है और डर कर अंदर भागने की कोशिश करता है। तभी सन की ग्रूनर एक खौफनाक चाल चलता है। वो डेविड को सबक सिखाने के लिए उसे अकेले बाहर खूंखार मॉन्स्टर्स के बीच छोड़ देता है और लाइट हाउस का भारी लोहे का गेट अंदर से बंद कर लेता है। डेविड पागलों की तरह दरवाजा पीटता है, ग्रूनर दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। पर ग्रूनर अंदर चुपचाप बैठ जाता है ताकि डेविड खुद इन जीवों से लड़ना सीख जाए। पूरी रात गोलियों की गूंज और चीखों के बीच गुजरती है। अगली सुबह जब ग्रूनर धीरे से लाइट हाउस का गेट खोलता है तो सामने का नजारा देखकर वो भी सन्न रह जाता है। डेविड गेट के बाहर चारों तरफ क्रीचर्स की लाशों के बीच खून में लथपथ बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक खूंखार शिकारी का साया था। उसने पूरी रात अकेले लड़कर उन क्रीचर्स को पीछे धकेल दिया था और इस वीरान आइलैंड पर मौत से लड़ना सीख लिया था। अब डेविड पूरी तरह बदल चुका था। दिन भर वो ग्रूनर के कहे अनुसार पानी भरता, लाइट हाउस के छोटे बड़े काम संभालता और रात को ग्रूनर के साथ गार्ड ड्यूटी पर तैनात हो जाता। लेकिन इस नर्क जैसे अकेलेपन के बीच डेविड और उस फीमेल क्रीचर एनारियस के बीच एक मूक और अजीब सी दोस्ती पनपने लगी थी। डेविड को समझ आ रहा था कि अपने परिवार से दूर अकेले कैद रहना कितना दर्दनाक होता है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही अचानक उन क्रीचर्स के हमले थोड़े कम हो गए थे, जिससे दोनों को लगा कि शायद वे हार मान चुके हैं। इसी राहत के बीच एक रात डिनर करने के बाद टाइम पास के लिए ग्रूनर और डेविड आपस में चेस शतरंज खेलने बैठ जाते हैं। लेकिन यहीं पर उनसे एक बहुत बड़ी और जानलेवा भूल हो जाती है। वे दोनों खेल की चालों में इतने उलझ गए कि रात का घना अंधेरा होने के बाद भी लाइट हाउस की मुख्य लाइट ऑन करना ही भूल गए। अंधेरे और सन्नाटे का फायदा उठाकर सैकड़ों क्रीचर्स की फौज एक साथ लाइट हाउस पर धावा बोल देती है। बंदूक की गोलियां खत्म होने की कगार पर थीं और दोनों किसी तरह अपनी जान बचाते हुए लाइट हाउस के सबसे ऊपरी हिस्से टॉप पर पहुंचते हैं। इस भगदड़ में ग्रूनर के पैर में एक बहुत गहरा जख्म आ जाता है। दोनों को लगा कि आज उनकी मौत पक्की है, लेकिन खुशकिस्मती से तभी सुबह का सूरज उगाता है और धूप की वजह से वे क्रीचर्स वापस समंदर में लौट जाते हैं। अगले दिन जब डेविड बाहर घूम रहा था, उसे समंदर में दूर एक जहाज दिखाई देता है। वो खुशी से पागल होकर जैसे ही सिग्नल देने के लिए फ्लेयर गन उठाता है, सन की ग्रूनर पीछे से आकर उसे रोक देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डेविड इस आइलैंड को छोड़कर जाए और दुनिया को उनके बारे में बताए। इसी बीच एनारियस डेविड को आइलैंड के एक सुदूर कोने में ले जाती है, जहां पत्थरों के पीछे एक असली बोट छुपी हुई थी। ग्रूनर बताता है कि सालों पहले कुछ लोग यहाँ जान बचाने आए थे, पर क्रीचर्स ने सबको मार दिया और उनका गोला बारूद से भरा जहाज पास ही समंदर में डूब गया था। डेविड अपनी जान दांव पर लगाकर वहां मौजूद एक पुराना और भारी भरकम डाइविंग सूट पहनता है और समंदर की गहरी डरावनी गहराइयों में उतर जाता है। पानी के नीचे उसे डूबे हुए जहाज के मलबे से डायनामाइट से भरे कुछ बक्से मिलते हैं। नीचे दो छोटे क्रीचर के बच्चे भी दिखते हैं, पर भारी सूट की वजह से डेविड हिल नहीं पा रहा था। वो किसी तरह सूट को वहीं छोड़कर तैरते हुए सतह पर वापस आता है। अब डेविड और ग्रूनर मिलकर लाइट हाउस के चारों तरफ दो परतों में वो डायनामाइट बिछा देते हैं, ताकि अगले हमले में वे सारे मॉन्स्टर्स को एक ही धमाके में उड़ा सकें। बर्फबारी का मौसम आ चुका था और क्रीचर्स के हमले अचानक बंद हो गए थे।
ग्रूनर को शक था कि अनारियस ने अपने साथियों को इस जाल के बारे में आगाह कर दिया है, इसलिए वो उसे टॉर्चर करने लगता है, पर डेविड उसे बचा लेता है। अब दोनों एक आखिरी और खौफनाक दांव खेलते हैं। वे लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ देते हैं ताकि क्रीचर्स को लालच दिया जा सके। डेविड अनारियस को लाइट हाउस के टॉप पर ले जाकर जोर से चीखने को कहता है। अपनी साथिन की आवाज सुनकर समंदर से तड़पते हुए सैकड़ों क्रीचर्स बाहर निकल आते हैं और सीधे खुले हुए मेन गेट से अंदर घुसने लगते हैं। जैसे ही वे लाइट हाउस की दीवारों पर चढ़ते हैं, ग्रूनर डायनामाइट का लीवर दबाता है, पर भाई साहब कोई ब्लास्ट नहीं होता। दरअसल कनेक्शन का वायर खुला रह गया था। डेविड बिजली की रफ्तार से भागता है और तारों को आपस में जोड़ देता है। कनेक्शन पूरा होते ही डेविड पहला और दूसरा लीवर एक साथ खींच लेता है। एक ऐसा भयानक और गगनभेदी महाविस्फोट होता है जिससे पूरा लाइट हाउस कांप उठता है। चारों तरफ लाशों के चीथड़े उठ जाते हैं और उस जोरदार धमाके के झटके से डेविड और ग्रूनर दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों को होश आता है तो बाहर का नजारा बेहद दर्दनाक था। चारों तरफ मरे हुए क्रीचर्स पड़े थे और अनारियस वहां से गायब थी। ग्रूनर बचे हुए घायल जीवों को बेरहमी से मार रहा था। तभी डेविड की नजर एक मरते हुए क्रीचर के गले पर पड़ती है, जहां एक कीमती नेकलेस लटका हुआ था। उस जीव को तड़पता देख डेविड का दिल दहल जाता है। उसे एहसास होता है कि जिन जीवों को वे अब तक खूंखार आदमखोर समझ रहे थे, वे भी इंसानों की तरह ही जज्बात रखते थे, सिर्फ बोल नहीं सकते थे। उन्होंने सिर्फ अपनी एक गलतफहमी और ग्रूनर की हवस की वजह से कितने ही हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया था। अगले दिन जब ग्रूनर सो रहा था, डेविड उसके कमरे की तलाशी लेता है। वहां उसे कुछ पुरानी चीजें और एक धुंधली तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर को देखते ही डेविड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये वही लड़की थी जिसकी फोटो डेविड ने पहले दिन पुराने ऑफिसर रॉबर्ट की डायरी में देखी थी, और फोटो में उस लड़की के साथ मुस्कुराता हुआ कोई और नहीं बल्कि खुद जवानी के दिनों का ग्रूनर फरा था। यानी 1 साल पहले आया वेदर ऑफिसर रॉबर्ट मरा नहीं था, बल्कि अकेलेपन, अपनी पत्नी की मौत के गम और डिप्रेशन की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ इतनी बिगड़ गई थी कि उसने अपनी पहचान बदलकर खुद का नाम ग्रूनर रख लिया था, ताकि वो इस आइलैंड को कभी छोड़कर ना जा सके। इस खौफनाक सच को जानने के बाद डेविड भी घर लौटने की उम्मीद छोड़ देता है। वो समंदर के किनारे जाता है और पत्थरों के उसी गोल घेरे के बीच अनारियस के लिए बनाई लकड़ी की छोटी टॉय बोट रख देता है। तभी समंदर से एक छोटा क्रीचर का बच्चा बाहर आता है और उस टॉय बोट को हाथ में उठा लेता है। डेविड अपनी जलती लकड़ी नीचे फेंक देता है, जिससे क्रीचर समझ जाते हैं कि डेविड अब लड़ना नहीं चाहता। तभी अनारियस भी अपने पूरे ग्रुप के साथ बाहर आती है। वे शांति चाहते थे, लेकिन तभी सन की ग्रूनर हाथ में बंदूक लिए वहां पहुंच जाता है। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है। रुक जाओ रॉबर्ट, तुम कोई कातिल नहीं हो, शांत हो जाओ। अपना असली नाम सुनकर रॉबर्ट एक पल के लिए ठहर जाता है। उसे अपनी हैवानियत का एहसास होता है। वो अपनी बंदूक नीचे गिरा देता है और खुद को उन क्रीचर्स के सामने सरेंडर कर देता है, और वे जीव ग्रूनर को अपने साथ समंदर की गहराइयों में खींच ले जाते हैं। समय का पहिया घूमता है और पूरा 1 साल बीत जाता है। आइलैंड के किनारे पर सरकार का वही पुराना खोजी जहाज आकर रुक जाता है। जहाज से कैप्टन और एक नया वेदर ऑफिसर बाहर आते हैं। जब कैप्टन डेविड से पिछले ऑफिसर के बारे में पूछता है, तो डेविड भी खिड़की से समंदर को देखते हुए ठीक वही झूठ दोहराता है जो कभी ग्रूनर ने उससे कहा था। वो समंदर की तरफ गया था, पर कभी वापस नहीं लौट कर आया। नया ऑफिसर डेविड को ही ग्रूनर समझ बैठता है, और डेविड भी उसकी इस गलतफहमी को दूर नहीं करता, क्योंकि इस टापू के अकेलेपन ने अब डेविड को भी पूरी तरह रॉबर्ट यानी ग्रूनर बना दिया था, जो अब इस आजाद आइलैंड को छोड़कर कभी वापस नहीं जाना चाहता था। उधर अनारियस भी अपने परिवार के साथ गहरे समंदर में आजाद और खुश थी। इसी गहरे सस्पेंस और दिल को झकझोर देने वाले क्लाइमेक्स के साथ ये मास्टरपीस फिल्म यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अकेलेपन के खौफ और समंदर के इन रहस्यमय जीवों की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान? क्या डेविड का उस आइलैंड पर ही रुक जाने का फैसला सही था? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली साइकोलॉजिकल, फैंटेसी और मर्डर मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।